मंच पर मौजूद आदरणीय अध्यक्ष मंडल के सदस्यगण, दूसरे मित्र और सामने बैठे देवी और सज्जनों, ये विषय जब तय हो रहा था तो उस समय जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हांट कर रही थी वो एक किताब थी। ये 2000 में ये किताब मुझे किसी ने भेंट की और उसमें ये समझाने की कोशिश की कि जो अंग्रेज़ी की कहावत है कि वार इज़ नो ऑप्शन, इसमें ये जोड़ा जाना चाहिए नॉट इवन द लास्ट। क्योंकि जब आप कहते हैं कि युद्ध कोई विकल्प नहीं, इसका मतलब अंतिम विकल्प, वार इज़ द लास्ट ऑप्शन, युद्ध अंतिम विकल्प है, तब आप ये मान के चलते हैं कि इसके बाद कुछ और विकल्प बचा रहेगा। लेकिन इन्होंने इस किताब के लेखक में मुझे ये समझाया कि इस बार जब युद्ध होगा तो उसके बाद कोई विकल्प नहीं बचेगा, इसलिए युद्ध भी कोई विकल्प नहीं, अंतिम विकल्प भी नहीं है। इस किताब के लेखक एक पाकिस्तानी रिटायर्ड मेजर जनरल साहब थे, दुर्रानी साहब। वो 2000 में भारत आए, कारगिल ख़त्म ही हुआ था और मैं इत्तेफाक से एक ऐसी नौकरी कर रहा था जिसकी चिंता का मुख्य विषय पाकिस्तान था। तो अचानक एक दिन रात में मुझे फ़ोन आया और जनरल साहब ने कहा कि आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं डर गया क्योंकि जिस तरह का माहौल था और जिस सीट पे था मैं जानता था कि मेरे ऊपर भी नज़र रखी जाती है। तो जो लोग नज़र रखते थे पहले मैंने उन लोगों को सूचित किया कि भाई एक जनरल साहब मुझसे मिलना चाहते हैं और घर पे आके मिलना चाहते हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो मिल लें, नहीं तो फिर उन्हें दफ्तर बुलाया जाए। तो खैर वो इजाज़त मुझे मिल गई और वो रात में करीब 11 बजे आए। तो इन्होंने सबसे पहले अपना जो परिचय दिया और इस किताब की भूमिका में भी लिखा है, ये किताब इंडिया और पाकिस्तान पे है, द कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द बेनिफिट्स ऑफ पीस। इन्होंने कहा कि साहब मैं 2 लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ आपके खिलाफ, एक 65 में और दूसरे 71 में। और जब भी मैं किसी हिंदुस्तानी के बारे में सोचता था तो मुझे लगता था कि द बेस्ट इंडियन इज़ द डेड इंडियन, सबसे अच्छा भारतीय वो है जो मुर्दा स्वरूप में मेरे सामने पड़ा है। और फिर अपने जंगों के उन्होंने किस्से सुनाए। लेकिन दूसरी लड़ाई लड़ने के बाद वो कुछ इस तरह के तथ्य उनके हाथ में लगे, कुछ ऐसा एक्सपोजर हुआ, कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज में गए जहाँ पहली बार किसी भारतीय से मिल करके उन्हें ये समझ में आया कि भारतीय कोई आदमखोर नहीं होता, या भारतीय ऐसा नहीं है कि वो खाना खिलाए तो आपके प्लेट में धीरे से सूअर के मांस का एक टुकड़ा डाल दे, या इसी तरह के। जब मैं वो सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि जैसे मैं अपने घरों की बात सुन रहा हूँ। हमारे यहाँ भी जनरली आमतौर से यही धारणा है कि एक मुसलमान जब आपके लिए पानी लाता है तो अंदर से थूक के लाता है, या वो नहाता नहीं है, गंदा है, अविश्वसनीय है। तो लगभग वही सारी धारणाएं वो भारत के बारे में रखते थे, भारतीय लोगों के बारे में रखते थे। और उनका मानना था कि जो सबसे पवित्र कर्तव्य है वो किसी भारतीय को मार डालना है। तो बहरहाल जब वो उनके समझ में आ गया कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो अंतहीन सिलसिला चल रहा है वो कितना महंगा है, तब उन्होंने ये किताब, एक फेलोशिप मिली और ये किताब लिखी। ये छोटी सी किताब है लेकिन आँख खोल देने वाली किताब है। मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जंग के क्या असरात हो सकते हैं, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मैं समझता हूँ ये छोटी सी किताब से इसका आपको आसानी से अंदाज हो जाएगा। मैं अभी जब सिद्धार्थ यूजेबल बॉम्ब की बात कर रहे थे, आप सबको पता होगा, ज़्यादातर लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, हालांकि गौहर रजा साहब साइंटिस्ट हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमको जो एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, या इस तरह के जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसके बारे में बताएंगे ही। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप मुझे एक एटम बम दे दीजिए, मैं अपनी जेब में रख के घूमता रहूँगा, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि एटम बम के साथ ज़रूरी है कि उसका एक डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए आपको, इसीलिए इतने सालों से बम अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। पाकिस्तान में पहली बार जा कर के मुझे ये जो यूजेबल बॉम्ब की बात कर रहे हैं ये समझ में आई। मैं 2015 में पाकिस्तान गया था, कराची में कुछ दिनों, 2014 में मोदी जी की सरकार नई बनी थी भारत में और एक पैराडाइम शिफ्ट की बात शुरू हुई थी। अगर आप लोगों को याद हो तो मणिपुर में कुछ जो इंसर्जेंट्स थे
वो म्यांमार में उनके कैंप्स थे, उन्होंने अंदर घुस करके और हमारे फौज की एक टुकड़ी पर हमला किया और काफ़ी बड़ा नुकसान भारतीय सेना को हुआ। उसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना घुस गई म्यांमार के अंदर और उन्होंने घुस करके जाके उनके कैंप तबाह किए, उनके काफ़ी लोगों को मारा। और ये काम पहले भी होता था, मुझे पता है कि ये काम पहले भी हम कर सकते थे और करते रहे थे, अब इसे कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऑफिशियली कभी स्वीकार नहीं किया जाता था। ये माना जाता था कि एक सॉवरेन नेशन है, वो कमज़ोर भले हो लेकिन उसकी अपनी अस्मिता को ठेस लगेगी अगर कहेंगे कि हमारे सिपाही आपके सीमा में जा कर के और काम कराए, तो आम तौर से ये स्वीकार नहीं किया जाता। पहली बार ये स्वीकार किया गया और एक मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनको किसी वजह से अब मंत्रिमंडल में नहीं रखा गया है, वो फौज में कर्नल होकर रिटायर हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले ये भाषण दिया कि ये पैराडाइम शिफ्ट है। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब कि अब हम यही हरकत पाकिस्तान के साथ भी करेंगे। पाकिस्तान ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म करता है, वहाँ से भेजता है, तो जैसे म्यांमार में घुस के हमने मारा, ऐसे हम पाकिस्तान में घुस के भी मारेंगे। जब ये बयान दिया गया, मुझे पता नहीं था, मैं कराची में था और मैं और मेरी पत्नी कराची यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रुके थे। हम लोग वहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अचानक एक बेरा दौड़ा हुआ आया, उसने कहा, अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो जंग छिड़ गई। अच्छा, हम लोग बहुत घबराए कि भाई ये जंग के बीच में हम पाकिस्तान में अगर फंस गए तो क्या होगा, पता नहीं हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, क्या सलूक होगा। हम लोग अपना नाश्ता छोड़ के भाग के कमरे में गए और वहाँ मैंने जो टीवी लगा हुआ था वो स्कैन करना शुरू किया पाकिस्तानी चैनल्स को। मज़ेदार बात यह है कि वहाँ टीवी पर ज़्यादातर हमें हिंदुस्तानी चैनल ही दिखाई देते थे, लेकिन हमने पाकिस्तानी चैनल्स को स्कैन किया और देखना शुरू किया, तब समझ में आया है कि भारत ने कोई ट्रांस बॉर्डर स्ट्राइक की है और हमारे एक मंत्री जी ने कह दिया कि ये पैराडाइम शिफ्ट है। यानी पाकिस्तान के लिए एक सबक है कि अगर पाकिस्तान अब कोई आतंकी गतिविधि हुई तो हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। ये बयान कोई ना तो युद्ध छिड़ा था, ना कोई ऐसी युद्ध की घोषणा हो गई थी, ना कोई ऐसा लग रहा था कि अब इमिनेंट हो गया युद्ध, लेकिन इस बयान से पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के जो मीडिया कर्मी और चैनल पे जो कंपेयर्स थे वो इतने उत्तेजित थे कि हर चैनल पे यही बहस हो रही थी और ये कहा जा रहा था, अच्छा ये हिम्मत हो गई, ज़रा हमारा बॉर्डर पार करके तो देखें, एक बार इधर आ जाए तो हम बताते हैं, हमको क्या म्यांमार समझा है। और जो बताते हैं उसमें जो सबसे दहशत वाली बात थी, जो अभी सिद्धार्थ कह रहे थे कि यूजेबल बॉम्ब, आपके पास बम पड़ा हुआ है, आप क्या करेंगे, उसको आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो उन्होंने यूजेबल बॉम्ब बनाया था। अगर आपको याद होगा कि ये 50s 60s में जब ये शीत युद्ध अपने चरम पर था, तब अमेरिका में भी ये बात चल रही थी कि हमें इस तरह के बम बनाने चाहिए जिनका हम इस्तेमाल कर सकें। इस्तेमाल कर सकें का मतलब वो उसके लिए देखिए, अभी जो डिलीवरी सिस्टम है जिससे आप बम छोड़ते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी में आपको याद होगा कि हवाई जहाज़ से छोड़ा गया था। अब हवाई जहाज़ ख़त्म हो गए और हवाई जहाज़ की जगह आप रॉकेट से या मिसाइल से या किसी ऐसे सिस्टम से छोड़ते हैं जिसमें कोई मनुष्य बैठा नहीं होता। तो हिरोशिमा और नागासाकी का अगर आपको अनुभव याद हो कि जिन जहाज़ों से बम गिराया गया था, उनके पायलटों ने बाद में अपने अनुभव लिखे और लिखा कि जब बम गिरा करके वो भागे तो कितना खौफ था, क्योंकि नीचे आग का गोला था और लग रहा था कि वो हवाई जहाज़ को भी लीन लेगा। बड़ी मुश्किल से उसकी जद के बाहर भागे। तो इसलिए अब अनमैन्ड, बिना किसी मनुष्य का कोई ऐसा डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए जो जा कर के वहाँ डिलीवर कर सके। तो ये बहुत बहस हुई, लेकिन 60 के आसपास अमेरिका ने इसे छोड़ दिया। इसके खतरे क्या थे? जो पाकिस्तानी बहसें मैंने देखी उसमें पहली बार मैंने उनके एक जो होम मिनिस्टर साहब हुआ करते थे, वो काफ़ी हद तक एक हमारे भारतीय राजनीति में भी उस तरह के जोकर बहुत हैं, बहुत बड़बोले और बहुत मूर्खतापूर्ण तरीके से वो करने वाले। तो पहली बार उन्होंने वो पौवा और किलो वाले बम का मैंने जिक्र सुना कि हमारे पास तो 1-1 पाव के और आधा-आधा किलो के बम हैं। इन बम को छोड़ने के लिए किसी मिसाइल की ज़रूरत नहीं है, किसी रॉकेट की ज़रूरत नहीं, किसी हवाई जहाज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 सिपाही, एक सिपाही कंधे पर बंदूक रख करके जिससे वो फायर करेगा और बम जाएगा,
और दूसरा सिपाही उसको हुक्म देने के लिए उसका हवलदार या सूबेदार वहाँ खड़ा होगा जो हुक्म देगा। यानी दो लोग मिल करके उस बम को छोड़ सकते हैं जिसको यूजेबल बम आपने कहा, और जिसको वहाँ पर पाकिस्तान में टैक्टिकल बम कह रहे थे। वो बहुत नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वो 1.5-2 किलोमीटर का एरिया बर्बाद कर देगा। यानी उनका कहना ये है कि अगर हिंदुस्तानी सेना का कोई फॉर्मेशन आगे बढ़ा तो उस पर हम डाल देंगे। एक ब्रिगेड हमला हो रहा है तो ब्रिगेड ख़त्म हो जाएगा, कोई डिव हमला कर रहा हो डिव ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मज़ेदार बात थी कि उसी में कुछ सेंसिबल आवाज़ें भी आ रही थी उन डिस्कशंस में। वहाँ के एक साइंटिस्ट हैं, फिज़िक्स के बड़े विद्वान हैं, जिनको अक्सर यूट्यूब पे आप देखते होंगे, तो वो पूछ रहे थे कि भाई ये जब आप छोड़ोगे, आप मान लो लाहौर में भारतीय सेना घुस रही है, आपने छोड़ दिया तो उनको तो ख़त्म कर देगी, लेकिन वो आपके भी तो इतने ही लोगों को ख़त्म करेगी, इतना इलाका आपका भी तो नष्ट होगा। और पता नहीं उस दिन हवा का रुख कैसा हो सकता है कि आप ही की तरफ हवा बह रही हो तो ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये जो एक आत्मघाती किस्म की प्रवृत्ति थी, उसको सुन करके मुझे दहशत हो रही थी कि भाई अभी तब तक मोदी जी नए नए आए थे, तो आज अगर मैं सुनता तो मैं इनकी भी तुलना उसी तरह करता। लेकिन मुझे लग रहा था कि हमारे यहाँ अभी तो कुछ सेनर एलिमेंट्स हैं, अभी इस तरह की हरकत शायद हम ना करें, लेकिन पाकिस्तान जिसका हम कह रहे हैं कि हम तुमको ये पैराडाइम शिफ्ट है और तुम्हारे अंदर घुस के मारेंगे, वहाँ तो इस तरह के सेनर एलिमेंट्स की कमी है। वहाँ फ़ौज ने आधे से ज़्यादा समय हुकूमत की है, इस्लामिक जो रेडिकल इस्लाम है वो दबाने के बावजूद उभर के आ जाता है और काफ़ी बढ़ चढ़ के होता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की जो ख़ास तौर से राठौर साहब, राज्यवर्धन सिंह राठौर जो मिनिस्टर थे, उनको ये फ़ौज में रहने के बाद भी नहीं पता कि अगर कोई पाकिस्तान में पागल हो जाए, कोई जनरल या कोई दूसरा पॉलिटिशियन ही, तो उसके क्या नतीजे होंगे, ये नहीं सोच पा रहे। अभी एक संगठन है, आप सभी जानते हैं, जो अपने यहाँ बड़ी बौद्धिक प्रमुख और इस तरह के पद रखता है। अभी मुझे पता चला कि वो एक संपर्क प्रमुख भी उनके यहाँ पद होता है। तो नोएडा में जहाँ रहता था तो वहाँ उनके एक संपर्क प्रमुख एक बार मिलने आए मुझसे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा आपने मुझे क्यों चुना, मुझसे क्यों मिलने आए? वो कहा नहीं इस इलाके में हम लोग पता लगाते हैं कौन लोग पढ़े लिखे हैं या थोड़ा बहुत लिखते पढ़ते हैं, तो हम उनके यहाँ जाते हैं, तो हमें बताया गया कि आपसे मिलना चाहिए। मैंने कहा चलिए, बड़ी मेहरबानी। तो उनसे ये बात होने लगी। मैंने कहा देखिए, आप लोग जो है वो बम उनको बड़ा आसान समझते हैं कि जैसे कोई दिवाली का पटाखा छूट रहा है, इसके बहुत सारे खराब कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब ऐसे नतायज हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते। तो उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप जानते नहीं, ये सारे बम उनके धरे रह जाएंगे, हम एकदम से अचानक हमला करेंगे और सारे बम खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा कि आपको थोड़ी अपनी जानकारी और बढ़ानी चाहिए। अब ये बम ऐसा नहीं है कि आपने इस्लामाबाद में बम गिरा दिया और आपको लगता है कि साहब अब तो कोई हुक्म देने वाला नहीं है और अब तो कोई लड़ाई में क्या नीति बनेगी तय करने वाला नहीं है, तो कोई फैसला नहीं करेगा। भारत की मुख्य भूमि से 2000 मील दूर एक समुद्र में कोई पनडुब्बी या कोई प्लेटफॉर्म, जिसे आजकल कहा जाता है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, वो पानी के अंदर चुपचाप बैठा होगा और उसके पास बम होंगे, उसके पास वो ट्रिगर भी होगा जिससे बम छोड़े जा सकते हैं। और वो जब उसे ये पता चलेगा कि इस्लामाबाद में कोई हुक्म देने वाला नहीं है, तो उस जहाज़ का कमांडर हुक्म देगा और आपके बम के 10-15 मिनट के बाद दिल्ली पे भी बम आ जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा यही हो सकता है, ये थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जो जिसे आप कहते हैं कि सेकेंड लाइन ऑफ जो अटैक है, उसके लिए एक शब्द मैं अभी भूल रहा हूँ, सेकेंड लाइन ऑफ अटैक नहीं है, वो जो दूसरे और तीसरे अटैक के जो वो है वो बहुत दूर से होंगे। आप देखते हैं कि आपके यहाँ मिसाइल्स के जो परीक्षण होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, इस तरह के नाम जो है, और कहा जाता है साहब इसका रेंज 2000 किलोमीटर है, 3000 किलोमीटर है। हमें तो चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखना होगा, तो इनके लिए 2000 या 3000 किलोमीटर वाले हमें डिलीवरी सिस्टम क्यों चाहिए? वो इसीलिए चाहिए कि हम अपना सेकंड जो ऑप्शन है, हमारा सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल कर सकें। अगर हमारे यहाँ कोई न बचे यहाँ दिल्ली में, तो वो कोई पता नहीं, वो रेड सी में बैठा होगा, ब्लैक सी में बैठा होगा, कहाँ होगा, कितने हज़ार किलोमीटर दूर होगा, वो वहाँ से वो सेकंड ऑप्शन का इस्तेमाल करेगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसको आप इतनी आसानी से नहीं वो कर सकते
कि हम एकदम से हमला करेंगे और पाकिस्तान के सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे। तो खैर वो चूँकि या तो समझना नहीं चाहते थे या समझने में उन्हें कोई फ़ायदा नहीं था, अपनी जनता को ये बताने में कि हम पाकिस्तान को पीट देंगे और पाकिस्तान हमारे सामने पित्ती है और अब हम पैराडाइम शिफ्ट हो गया, ये कह कर के आप जनता को ज़्यादा उत्तेजित रख सकते हैं और अपने पक्ष में रख सकते हैं, लेकिन जो यथार्थ है उससे आप अपना मुंह नहीं छिपा सकते। बहरहाल मैंने जानबूझ करके सिर्फ पाकिस्तान भारत के उस पर इसलिए केंद्रित किया कि सिद्धार्थ ने बहुत मुझे लगता है कि इतने विस्तार के साथ और इतने आसान लफ्ज़ों में हम लोगों को इंटरनेशनल सिनेरियो भी बता दिया, यूक्रेन और रूस में क्या हो रहा है, या मैं तो सिर्फ भारत पाकिस्तान तक का अपने को महदूद रख रहा हूँ, उन्होंने भारत और चीन का सिनेरियो भी बता दिया। चीन का तो शायद इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो हमारे शासक हैं वो भी जानते हैं पाकिस्तान के लिए तो ये सब बात आप कर सकते हैं, चीन के लिए तो आप ये भी नहीं कह सकते, लेकिन अपनी जनता को बताएं कैसे। जनता को तो आपने ये बता रखा है कि चीनियों को हम जब चाहे तब पीट देंगे, चीनी 1 इंच भी हमारे अंदर नहीं घुसे हैं, जब कहिए इनको वो कर दें, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं कि बहुत मुश्किल काम है। मुझे याद है कि 1962 में जब हम हार रहे थे तो मैं स्टूडेंट था, बच्चा था, एक कवि सम्मेलन में गया तो एक कवि जी ललकार रहे थे, ऐ चीन तेरी तोप में हम बाँस अड़ा देंगे। तो मुझे लगा कि बस ये आप बाँस ही अड़ा सकते हैं, तो लेकिन जनता को बताना पड़ेगा कि हम चीन से सामरिक मामलों में वार के एरिया में हम कमज़ोर हैं और बहुत कमज़ोर हैं, और ये बुद्धिमत्ता भी नहीं है कि हम चीन का मुकाबला करके उसके बराबर आने की कोशिश करें। सोवियत रूस ये करके देख चुका है, उसने फौजी ताकत में अमेरिका का मुकाबला करने की कोशिश की और सोवियत रूस ख़त्म हो गया। हम अपना सारा विकास बंद करके सिर्फ चीन का मुकाबला ही करने लगे, तभी 20-25 साल में हम चीन के बराबर पहुँचेंगे, लेकिन तब तक चीन पता नहीं और कितना आगे चला जाएगा। तो ये तो जनता को बताना पड़ेगा कि भाई ये कोई बुद्धिमत्तापूर्ण काम नहीं है, ये सोचना कि नहीं चीन को खदेड़ दो। बातचीत करके अपनी ज़मीन पर हम अपना क्लेम भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसको बातचीत करके हम सुलझाएंगे, जनता को मेंटली तैयार भी करेंगे कि हो सकता है इस बातचीत में हमें कुछ चीज़ छोड़ना पड़े। अभी अक्साई चिन्ह का सिद्धार्थ ने यहाँ जिक्र किया, आपको पता होगा कि हमारे पार्लियामेंट ने तो इस पर प्रस्ताव पास कर रखा है कि अक्साई चिन्ह हम खाली कराएंगे। ये तो गनीमत है कि अभी तक किसी के दिमाग में ये खपत आई नहीं है, तो ये भी जनता को बताना पड़ेगा कि अक्साई चिन्ह ऐतिहासिक रूप से क्या था क्या नहीं था, लेकिन एक वास्तविकता है कि वो चीन का इस समय हिस्सा है। तो हमें कोई दुस्साहसपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। बहरहाल आज का विषय सिर्फ इसीलिए ये भी कहा गया कि लेखकों से इससे क्या मतलब, लेकिन मुझे लगता है कि लेखकों से का सबसे ज़्यादा मतलब इसी से है, क्योंकि जो आप अभी अपने एक बड़ी मार्मिक कविता राजेंद्र जी ने सुनाई जापानी कवि की, तो उसे सुन के आपको समझ में आ रहा है कि बजाय इसके कि एक बार विनाश हो जाए उसके बाद हम कविताएं लिखते रहें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम विनाश के पहले ही अपनी जनता को तैयार करें। युद्ध एक बुरी चीज़ है, युद्ध कोई ऑप्शन नहीं है, आखिरी ऑप्शन भी नहीं है। साहिल लुधियानवी की वो नज़्म कि अगर इस बार युद्ध छिड़ेगा तो मनुष्य की परछाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, इसको हमेशा याद करना पड़ेगा और अपने पाठकों के लिए गुनगुनाना पड़ेगा। शुक्रिया।